Good morning, everyone. बेटा लास्ट क्लास में हमने लॉ के रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन डिस्कस किया था, सम बेसिक्स, है ना। कैसे सेक्शंस को रीड करते हैं, राइट। लॉ, एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आज भी बेटा हमारा ना लॉ से रिलेटेड ही टॉपिक चलने वाला है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक अगेन, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे लॉ का मीनिंग, उसके नेचर्स और उसका जो प्रोसीजरल सिचुएशन होता है वो है। ये वाली लाइट बंद करो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखिए आप लोग, मीनिंग ऑफ लॉ। तो कहते हैं लॉ में बी understood as a body of rules and principles recognized by the state to regulate human conduct, maintain order, protect rights, ensure justice in society. फिर कहते हैं लॉ परफॉर्म द फॉलोइंग functions: maintain peace and order, protect individual rights, regulates conduct of peoples, resolve dispute, promote justice.
लिखा आपने? देखो जरा, कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ लॉ। तो लॉ का मतलब क्या था? वैसे तो इसका बेसिक सिचुएशन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि सर जनरली जहाँ पे हम रूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? वो एक लॉ होता है, राइट? इट कैन बी इन्फोर्सेबल और इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, राइट? कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इन्फोर्स होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इन्फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, कहते हैं लॉ मे बी अंडरस्टूड एज अ, क्या लिखा बेटा? बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, सर स्टेट का मतलब क्या होता है, राइट? बेटा अगर मैं आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं, हालांकि यहाँ पर ना मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 13, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 बेसिकली क्या बोलता है, राइट? वो आगे चल के इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और याद रखना बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ना यहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी समझाई जाएगी, लॉ का फाउंडेशन समझा जाएगा, और इंडियन लॉ का सोर्स क्या है वो समझाया जाएगा, राइट? और जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, राइट? तो जो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे चल के लॉज में आपका काम आने वाला है, ठीक है? इसलिए इस क्लासेस को लाइटली मत लेना। तो आर्टिकल 12 की जब मैं बात करता हूँ, तो स्टेट का मतलब मैं जनरली आपको बताता हूँ, मैं पूरा आर्टिकल 12 नहीं बता रहा हूँ आपको। स्टेट का मतलब बेटा सरकार से होता है। किससे होता है? सरकार से। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बॉडी होगी, जैसे आपने एमसीडी के बारे में सुना, राइट? दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होते हैं, और उनके पास भी लॉ बनाने की पावर होती है टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना? सो सर स्टेट का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड प्लीज पार्टिसिपेट किया करो, पार्टिसिपेट करने से बेटा थोड़ा सा मुझे इंटरेक्टिव लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है ना? एंड यू हैव टू बी वेरी पार्टिसिपेंट इन द क्लास। अच्छा सर, ये जो बॉडी ऑफ रूल्स हम बना रहे हैं, प्रिंसिपल हम बना रहे हैं, सरकार बना रही है बेसिकली, ये क्यों बना रही है? भाई ह्यूमंस कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। सपोज मान लो आप ना गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक, तो क्या ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ। अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी वजह से हो सकता है ना किसी और को नुकसान हो जाए, राइट? तो इसलिए बेटा गवर्नमेंट ट्रैफिक रूल्स बनाती है ताकि लोग उसको फॉलो करें, राइट? अब जैसे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए बेटा हमें कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ताकि हम ह्यूमन कंडक्ट को क्या कर सके बच्चे? रेगुलेट कर सके, राइट? ओके, टू मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट? नेक्स्ट, प्रोटेक्ट, आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? फिर आता है एंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी, समाज में क्या हो बेटा? न्याय सर्व हो, उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं बेटा? कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो बेसिक पर्पस लॉ का यही होता है। अब जैसे यहाँ पे जो नीचे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम ही ऊपर की तरह, तो लॉ परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शन, जैसे मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, मतलब समाज में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ की जरूरत है। प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के क्या बेटा? राइट्स को, वैसी बात है ना? नेक्स्ट, रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ पीपल, रिजॉल्व करता है क्या बेटा? डिस्प्यूट्स। भाई तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट को सामने वाले ने ब्रीच कर दिया, आपके राइट्स का हनन हो गया ना, वायलेशन हो गया, तो आप अपने उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए बेटा कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट्स में जा सकते हैं, उस लॉ की मदद से, ठीक है? फिर आता है प्रमोट करता है किसको बेटा? ये न्याय को, जस्टिस को, दैट इज बेसिकली लॉ। समझे? पक्का? अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, लेट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लॉ। क्या? अच्छा ये लिख लो बेटा, इस साइड वाला। हो गया? अच्छा जी, एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज नेचर ऑफ लॉ। क्या बेटा? नेचर ऑफ लॉ, ठीक है? तो लॉ के कितने नेचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है लॉ का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं द मेन फीचर और नेचर ऑफ लॉ आर, सो इसको हम 5 सिचुएशंस में डिवाइड करते हैं।
आप लिख सकते हो साथ के साथ। दो, तीन, चार, पांच। तो सबसे पहला जी, लॉ जो होता है वो डायनेमिक होता है। क्या होता है बच्चे? लॉ डायनेमिक होता है। ठीक है। दूसरा, अच्छा इसके नीचे ना जगह छोड़ना है, ठीक है, तो इसके नीचे लिखवाऊंगा। राइट, तो आप उसको एरो फॉर्म में ही बनाना। दूसरा है हमारे पास, लॉ इज सोशल नेचर। तीसरा है बेटा, लॉ इज एनफोर्सेबल। लॉ इज एनफोर्सेबल। फोर्थ है, लॉ रिफ्लेक्ट जस्टिस। फिफ्थ वी आर हैविंग, लॉ इज बेस्ड ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज। देखो बेटा, अब एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कितने नेचर हो गए लॉ के? पांच नेचर हो गए, ठीक है। सबसे पहला सर, लॉ जो है ना वो डायनेमिक नेचर का होता है। राइट, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन भी इसके ऊपर करेंगे, सो दैट हमें चीजें समझ में आए। सर लॉ जो है ना वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे? विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। क्या बेटा? टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, लॉ बेसिकली चेंज हो जाता है। अब जरा देखो, ध्यान तो सुनना, कंसंट्रेशन, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, भारत में एक एक्ट था बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या था बेटा? कंज्यूमर, या आपने 11th क्लास, सॉरी 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब मुझे बताओ, ये जो लॉ आया था कब आया था बेटा? 1986 में, 1986। अच्छा, तब का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या आज के एनवायरनमेंट जैसा ही होगा क्या? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आज जितना उस समय वैसे भी भारत तो क्लोज इकोनॉमी था, है ना। कंपटीशन नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, ऑनलाइन सिचुएशंस नहीं था। आज जो कॉन्टेक्स्ट है कंज्यूमर का, क्या तब भी सेम था क्या? नहीं सर। तो सर ये लॉ भारत ने बाद में चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, जब चेंज बोलूंगा ना तो हम लॉ में चेंज को बोलते हैं अमेंड। क्या बोलते हैं बेटा? अमेंड। राइट। तो यहाँ पर हम चेंज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? अमेंड। अमेंड मतलब होता है चेंज हो जाना। क्या हो जाना बेटा? अच्छा, और चेंज हो के बच्चे एक नया लॉ आया भारत में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कौन सा एक्ट आया बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्योंकि सर सरकमस्टांसेस चेंज हुए, समय बदला, तो हमें एक नए लॉ की जरूरत पड़ी। जैसे भारत सरकार ने बेटा सीआरपीसी, सुना है आपने? सीआरपीसी क्रिमिनल कोड है बेटा, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारत में। जैसे मान लो किसी को सजा देनी है, राइट, तो उसका प्रोसीजर कौन डिफाइन करेगा बेटा? सीआरपीसी। कौन डिसाइड करेगा? पढ़ोगे आप लोग एग्जीक्यूटिव में। और इसमें एक आईपीसी था। क्या था बेटा? आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड। क्या था बेटा? इंडियन पिनल कोड, जो अल्टीमेटली हमें पनिशमेंट देता था। देखो प्रोसीजर किस में चलता था? सीआरपीसी में। और जो दैट इज पनिशमेंट होती थी वो किसमें होती थी? आईपीसी। राइट। बट भारत में ये अंग्रेजों के जमाने का लॉ था बेटा। किसके जमाने का लॉ था? जो ब्रिटिश सरकार भारत में था, तो भारत सरकार ने इसको डिलीट करके आज के डेट में बेटा एक लॉ बना दिया, BNSS। BNSS। और इसकी जगह पे है BNS। क्या क्या बेटा? भारतीय न्याय संहिता। राइट, या भारतीय न्याय, इसका फुल फॉर्म भारतीय न्याय साक्ष्य, सॉरी कुछ ऐसी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बढ़िया। खैर जो भी है, तो ये लॉ लिया है जनरली भारत सरकार चेंज करके, ठीक है। तो ये जो लॉज आए 2023 में है, कब है बेटा? ये 2023 में है। तो इन्होंने चीजें चेंज कर दी। राइट। अच्छा, ऐसे ही बेटा कंपनीज एक्ट 1956 पहले चलता था, और आज बेटा भारत में कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहने का अर्थ ये है सर, लॉ कभी भी परमानेंट नहीं होता है बेटा। अगर कोई लॉ बना है तो वो चेंज
होगा जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी। और आपको बेटा देखो, सीएस के ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताता हूँ। सीएस क्या मतलब, जितने भी हमारे जो लीगल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ना पढ़ना नहीं छोड़ सकते। राइट, आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, इवन आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी आपको तब भी क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप चीजें पढ़ेंगे नहीं, तब तक बेटा आपको चीजें नहीं पता नहीं होंगी। सपोज मान लो आपने कंपनी से 2013 पूरा पढ़ लिया, राइट, अब मान लो उसमें कुछ चेंजेस आ गए। तो इसलिए ना लॉ को सिर्फ रट्टा नहीं मारना, हमें हमें सीखना है कि लॉ कैसे पढ़ते हैं। देखो भाई, आप तुम बोलोगे सर लॉ पढ़ना, यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो कोई हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, आपने 11th 12th जो बुक्स पढ़ी होंगी बेटा, उसमें बेसिक मीनिंग लिखा रहता है, उसको आप गूगल ट्रांसलेट्स के थ्रू भी समझ सकते थे। बट यहाँ पे लॉ को हम गूगल ट्रांसलेट से समझ नहीं सकते, हमें उसका एक इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सेक्शन बोल क्या रहा है। तो वही आपको यहाँ सीखना पड़ेगा बेटा, इसीलिए हम यहाँ बैठे भी हैं। दैट्स व्हाई बेटा क्लासेस इंपॉर्टेंट होती, समझ रहे हो। बोलो बेटे, हाँ, सिर्फ पास होना सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रॉपर चीजें आनी चाहिए, ताकि अभी तो चलो टीचर्स आपको बता देंगे, बट इन फ्यूचर जब आप क्लासेस नहीं ले रहे होगे, उस समय अगर कोई चेंज आ गया तो उस चेंज को पढ़ने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारी सिचुएशंस। ठीक है, खैर ये समझ में आया आपको। अच्छा, तो ये तो हो गया पहला सिचुएशन जहां पर हम लॉ को क्या करते हैं बेटा चेंज। जैसे अभी देखो समय चेंज हुआ, तो क्या एक नया क्राइम शुरू हो गया बेटा, साइबर क्राइम। यस, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आपके सोशल हैंडल्स हैक हो जाते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा हैक हो जाता है, होता है ना। हाँ, तो ये साइबर क्राइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। तो इसके लिए बेटा भारत सरकार एक लॉ लेके आया बेटा, साइबर सिक्योरिटी लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो चीजें बेटा चेंज होती हैं जैसे समय बदलता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लॉ क्या है बेटा, सोशल रिलेशन है इसका, सोशल नेचर का होता है बेटा। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या एनिमल्स जो जानवर होते हैं वहां पर भी कोई लॉ होता है क्या। नहीं सर, लॉ है सिर्फ ह्यूमंस के लिए। किसके लिए बेटा, ह्यूमंस के लिए। भाई जानवरों के लिए कौन सा लॉ है, अगर उसको शिकार करना है तो वो करेगा, उसको जैसे जीना है वो वैसे जिएगा। एनिमल्स के लिए लॉज नहीं होते, हालांकि ह्यूमंस ने एनिमल प्रोटेक्शन के लिए लॉ जरूर बना रहे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो कहते हैं लॉ एग्जिस्ट टू रेगुलेट सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी कि लॉ बना है बेटा किसके लिए, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए बेटा, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, बोलो जी। हाँ, यानी कि सोसाइटी को, ह्यूमन रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो भारत में ना एक कस्टम चला करता था पहले। कस्टम का मतलब होता है रिचुअल्स, नियम, जो एक समाज नॉर्मल तौर पे फॉलो करता है। तो लॉ नहीं होते, पर हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैरिज, क्या मैरिज इज अ कस्टम और नॉट। यस ऑफ कोर्स। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मैरिज को रेगुलेट करने के लिए क्या लॉज बने हुए हैं आज के डेट में। यस, और हालांकि सिविल लॉ है, तो हर हर रिलीजन के लॉज अलग अलग हैं। जैसे हिंदू लॉ अलग है मैरिज को लेके, और मुस्लिम लॉ अलग है, जिसको हम मोहम्मदन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राइट। तो ये रिलीजियस बेस्ड लॉज हैं, तो इनमें सिचुएशंस क्या है बेटा, डिफरेंट है, क्योंकि शादी का मतलब दोनों ही रिलीजन्स में क्या बेटा डिफरेंट है। एक क्रिश्चियन लॉ भी है, वो भी अलग है। ठीक है, आगे गेटिंग में पॉइंट। अच्छा, बट एक लॉ और है, जैसे मान लो दो रिलीजन के लोग आपस में शादी करते हैं, तो उनके लिए एक अलग से लॉ बनाया है, स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या बनाया बेटा, भाई ये है तो सोशल रिचुअल ना। भाई शादी करना क्या है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, सोशल रिचुअल है, बट उसको भी लॉ क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। बिल्कुल करना पड़ेगा साहब। अब एक घटना बताता हूँ आपको, मैं भी शायद ये मध्य प्रदेश की घटना है। राइट, एक फीमेल थी, राइट, मतलब एक वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड से मरवाया। यस, वो आया रात को, उसका बॉयफ्रेंड, और उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। और वो नेक्स्ट डे जब पुलिस पुलिस आई, तो वो रोने का नाटक कर रही मस्त, कि दो चार गुंडे आए, मुझे बांध दिया और उसको मार दिया। राइट, और पुलिस वालों, पता है यार तुम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थोड़ी हो, जो तुम बिल्कुल अपने आप को छुपा लोगे, हाइड कर लोगे। नहीं, तो पुलिस पकड़ लेती, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा सा सख्ती से पेश आई, उसने सारा उगल दिया।
दिस इज माई प्लान, मैंने मरवाया है इसको। राइट, तो देख रहे हो सोसाइटी कितनी खतरनाक हो गई है, स्पेशली वुमेन्स। ऐसे कितने केस हमने सुन लिए पास्ट कुछ ईयर में, जहाँ पे मैरिज बहुत डेंजरस लगने लग गई है ना। फिर बच्चे बोलते हैं सर आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, मैं सालों नीले ड्रम में थोड़ी जाना है। राइट। अब सुनो, आपने कैसे सुने, तो मतलब जब मैरिज का मतलब आज के डेट में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। हालांकि इसका ना एक मैं आपको अदर साइड भी बता दूं, पता है मैरिज क्यों डेंजर होती जा रही है? सोशल प्रेशर के कारण। अब जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है, उसको शादी नहीं करनी है, उसे किसी और से शादी करनी है, तुम उससे ना करा के किसी और से करवा दे रहे हो। राइट, तो वहां कलेश शुरू हो जाते थे। ये भी एक सबसे बड़ा सिचुएशन है सोसाइटी का, जो क्राइम बढ़ रहा है। और आजकल लोग पता नहीं यार, तुम भाग भी तो सकते थे। मर्डर इज नॉट सोल्यूशन ना, फिर भाग जाते हैं। बदनामी तो होते हैं, बदनाम तो अभी भी हो रहे हो, अब जेल में भी जाओगे। अब तो बदनाम प्लस क्या होगे, बदनाम तो 2 दिन के लिए होता है ना। या एक बात बताओ, लोग तुम्हारी बुराई कब तक करेंगे? 2 दिन के लिए करेंगे, फिर भूल जाएंगे लोग, हर कोई भूल जाता है। समझ रहे बात को? बट तुमने मर्डर कर दिया, इसका मतलब तुमने कितनी जिंदगियां खराब कर दी, 3 जिंदगी। एक तो जो मर गया बेचारा वो तो गया, उसकी फैमिली गई, दूसरा तुम खुद गए, और जो तीसरा तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो भी गया। समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा मैरिज आज के डेट में बड़ी डेंजरस हो चुकी है। राइट, तो इस यार बना तो है यार रीजन, अगर तुम्हें मैरिज नहीं सरवाइव करनी तो डाइवोर्स दे दो। उसके लिए भी लॉ बने हुए हैं। डाइवोर्स के लिए भी क्या बना बेटा, लॉ। तो भैया लॉ जो है वो क्या है, सोशल इन नेचर है। क्या बेटा, सोशल इन नेचर है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ह्यूमन रिलेशन से ही लॉस क्रिएट होते हैं, ह्यूमंस नहीं होते तो लॉ भी नहीं होता। साहब समझ में आया? बोलो यार। अच्छा, अब ये पॉइंट लिखा हुआ है लॉ होता है एनफोर्सिएबल। क्या होता है बेटा, एनफोर्सेबल। कहते हैं लॉ इज बैक्ड विद, ये सारे एग्जांपल्स कॉपी करने हैं, अभी रुक जाना बस। बैक्ड विद या बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट, एंड कैन बी एनफोर्स्ड वाया या थ्रू कोर्ट्स। हाँ जी, लॉ बन गया, कानून बन गया। अच्छा, कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। पर लोग फॉलो करते हैं जनरली, नहीं करते, तो उनसे फॉलो करवाना पड़ता है। यानी कि हमें ना कुछ अथॉरिटीज, कुछ मशीनरीज तैयार करनी पड़ती हैं, जो समाज में लॉ को क्या करे, रेगुलेट करे, और लॉ को एनफोर्स करे। क्या करे बेटा, जैसे पुलिस फोर्स का काम क्या है, लॉ एनफोर्स करना। क्या करना बेटा, लॉ एनफोर्स करना। भाई एक बात बताओ ना, तुम जैसे बाइक चला रहे हो, तुम्हें 3 लोग बैठा रखे, हेलमेट नहीं पहन रखा, तुम्हारे पास गाड़ी के पेपर नहीं है, क्या तुम डरोगे? क्यों डर रहे हो तुम? भाई लॉ तो विजिबल थोड़ी है, इनविजिबल है। हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमें कोई ट्रैफिक वाला मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? और वो हमें पकड़ के इस लॉ के तहत सजा दे देगा, पनिशमेंट जो भी होगी लॉ में। इसका मतलब सर हम डर रहे हैं उस अथॉरिटी से। किससे बेटा? उस अथॉरिटी से जो लॉ को क्या कर रही है, एनफोर्स कर रही है। क्या कर रही है? अच्छा, जनरली एनफोर्स करती कौन है, सरकार। बट सरकार खुद तो करेगी ना, वो क्या बनाएगी, अथॉरिटीज बनाएगी। क्या बनाएगी? और उन अथॉरिटीज का काम है क्या करना बेटा, लॉ को एनफोर्स करवाना। क्या करवाना? एनफोर्स मतलब होता है लागू करवाना। क्या करवाना बेटा, लागू। जैसे आपका फ्यूचर एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी, बेसिकली। राइट, तो ये सेबी और जो एमसीए है, एमसीए तो मिनिस्ट्री में आ जाती है, उसमें आरओसी एंड आरडी आता है। 2 ऑफिसर्स होते हैं बेटा, एक आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और एक आरडी रीजनल डायरेक्टर। दे आर अथॉरिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनी एक्ट के रेगुलेशंस एंड रूल्स को क्या करते हैं बेटा, इन्फोर्स करते हैं। वैसे ही सेबी है, जो सेबी के रेगुलेशन को क्या करता है बेटा, इन्फोर्स करता है। तो इन्फोर्स करने का मतलब समझ में आया बेटा? बोलो नलायको। हाँ जी, तो यहाँ पर सर हम रेगुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, रेगुलेट कर रहे हैं रेगुलेटर के थ्रू। ठीक है। अच्छा, लॉ का मेन काम क्या है बेटा, सोसाइटी में क्या सर्व करना, जस्टिस देना, न्याय देना। न्याय नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर। कहते हैं लॉ एम्स टू स्टैब्लिश फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, तो समाज में जिसके साथ भी बेटा गलत हुआ है, या जो भी एक इंजर्ड पर्सन है, राइट, तो उसके साथ आपको क्या करना होता है बेटा, न्याय करना होता है। इसलिए कहते हैं लॉ रिफ्लेक्ट करता है किसको बेटा, जस्टिस को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है बेटा? हाँ, बिना जस्टिस के लॉ पॉसिबल नहीं है साहब। ठीक है, आप कोर्ट में केस करोगे, तो अगर आप सही हो तो आपके फेवर में ऑर्डर आना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा बेटा, न्याय मिलेगा, जस्टिस
मिलेगा। बिना जस्टिस के बेटा लॉ कोई मान्य नहीं रखता है, समझे। अब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, कंज्यूमर के साथ मान लो अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको कोई गलत गुड्स आप दे देते हो जिससे उसको नुकसान हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा ना। तो थ्री मशीनरी बॉडी आपने पढ़ा होगा वहां पे, राइट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशंस एंड नेशनल कमीशंस एंड देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एज वेल, राइट। तो वहां पर आप जाके केस वगैरह फाइल कर सकते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, तो इसलिए बेटा वहां पे आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा साहब, क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं लॉ हमेशा रिफ्लेक्शन होता है किसका बेटा, जस्टिस का। तो कहते हैं इट ग्रांट्स राइट्स एंड इम्पोज्ड ऑब्लिगेशंस। देखो भैया, लॉ हमेशा बेस्ड होता है किस पे, राइट्स पे और ड्यूटीज पे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने कुछ गलत किया है, लॉ का वायलेशन किया है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी, ठीक है। और सम पीपल्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, अधिकार और राइट्स देते हैं। क्या देते हैं बेटा, राइट्स देते हैं, समझ में आए। तो दीज आर द नेचर ऑफ क्या बेटा, लॉ। पहला नेचर क्या बेटा, डायनेमिक नेचर का होता है। दूसरा सोशल इन नेचर है। नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्सिबल होना चाहिए। अच्छा जो लॉ इन्फोर्सिबल नहीं, उसका कोई मतलब है क्या, नहीं सर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, लॉ रिफ्लेक्ट करता है किसको, जस्टिस को। और लॉ हमेशा बेस्ड होता है किस पे बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर, बुझे। चलो लिख, हाँ लिखना है ना, ऊपर वाला लिख लिया था सारा, बोलो, लिखो। कस्टम कस्टम क्या बोल रहा है ये ना, ये हिंदू लॉ, ये स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा हाँ, इसकी फुल फॉर्म पता क्या है, ये थोड़ा हिंदी वाला फुल फॉर्म है ना, तो याद नहीं हो पाता जल्दी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, संहिता। लिखोगे फुल फॉर्म इसका? लिखोगे तो लिख लेना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसका है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। भारतीय नागरिक, लिखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम्म। सुरक्षा संहिता। और इसका है भारतीय न्याय संहिता। देखो, पहला था क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, तो वो चेंज होकर बन गया क्या? BMSS, इंडियन पिनल कोड। भाई अंग्रेजों ने जो इंडियन पिनल कोड बनाया था ना, वो फ्रीडम फाइटर को सजा देने के लिए, पनिशमेंट के लिए बनाया था। भारत सरकार ने उसका मूल सिचुएशन चेंज करके बोला कि हम न्याय प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? इसलिए वो BNS बना। क्या बना बेटा? BNS, भारतीय न्याय संहिता। हाँ जी। ये लिखा नहीं बेटा? ये धीरज जा रहा है क्लास? और वो आयुष वगैरह जा रहा है? ना ना, समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हो घर पे? मनस, एडमिशन करा लिया? करा लो। चलिए दोस्तों, टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। कहते हैं द वेरियस डेफिनेशन ऑफ लॉ आर ग्रुप्ड इनटू 5 schools. सो बेटा यहाँ पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया सिचुएशंस को। कितने सिचुएशंस में? 5। सबसे पहला है नेचुरल स्कूल। सेकंड वी आर हैविंग पॉजिटिव पॉजिटिविस्टिक्स स्कूल। फिर है हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल। देयर आफ्टर वी आर हैविंग सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड द लास्ट वन इज रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है। अब ये बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है बेटा, ये लॉ के डेफिनेशन, यानी कि ना अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन किया गया है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में। ठीक है, तो कितने इसके स्कूल हैं बेटा?
अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल्स? ये उसको थॉट्स, आइडियोलॉजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडियोलॉजी, जहां से लॉ को डिराइव किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल स्कूल। क्या है बेटा? नेचुरल स्कूल की लॉ का थॉट्स कहाँ से आया? दूसरा क्या है बेटा? पॉजिटिविस्टिक स्कूल। फिर आता है क्या? हिस्टोरिकल स्कूल्स। फिर आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, एंड द लास्ट वन इज रियलिस्टिक। अब क्या सर, हमें लॉ बनाया है ना? क्यों बनाया भाई लॉ? और आपने लॉ किस बेस, किस आधार पे आपने लॉ बनाया है? ये पता होना चाहिए ना आपको। हाँ। तो ये जो बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, इनमें हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वन बाय वन। लिख लिया आप लोगों ने? सॉरी, रियलिस्टिक। ग्रुप है भाई। अभी यही हो तुम? ये लिख लिया आपने? बोलो। तो सबसे पहले लिखोगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। क्या वो लिखा नहीं है? हेलो, जल्दी लिखो। लिखा दोस्तों? हो गया? क्या लिखा बेटा? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। लिखो तुम, कॉपी करिए प्लीज। कहते हैं द नेचुरल स्कूल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ इज बेस्ड ऑन रीजन, मोरालिटी, जस्टिस एंड फेयरनेस। इट बिलीव that there is, yeah, there are certain universal principles of justice which are above man-made laws।
Done? अच्छा, अब जरा एक मिनट इधर देखो। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मूवी का एग्जांपल। आई डोंट नो तुमने देखी हो कि नहीं देखी हो। कांतारा देखिए। एनीवन? नो वन? किसी ने नहीं देखी? ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, बता दो। देखो, कांतारा एक्चुअली वहां पर एक जगह होती है, उसका नाम कांतारा होता है इस मूवी में। बेसिकली रीजन देखो, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता दूं। तो वहां पे क्या होता है ना, एक राजा होता है, किंग। वो अपनी मन की शांति के लिए भटका होता है ना समटाइम, कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, राइट, सारे ऐप आराम है, बट स्टिल मेंटली हमें क्या नहीं है बेटा, पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो वो ऐसे भटकते 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 एक जगह जाता है जहां पे ना एक पर्सन के शरीर में ना भगवान आए होते हैं, गॉड। ठीक है, बोलो भाई। हाँ। तो दिखता है कि यार वो उनके शरीर में भगवान आए, और ये राजा उनसे बोलता है कि मैं ना मन की शांति नहीं पा रहा, मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बेचैन रहता हूँ, तो मुझे मन की शांति प्रोवाइड करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे मन की शांति दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तू क्या करेगा? ठीक है। तो ये राजा कहता है आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो भगवान ना इसको बोलते हैं, एक काम करो, ये जो कांतारा की पूरी लैंड है ना, ये आप यहाँ के गांव वालों के नाम कर दोगे। जितने भी जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, उनके नाम कर दोगे पूरी लैंड्स। हाँ, या तो तुम्हारी जितनी भी लैंड से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो चिल्लाते हैं भगवान, कहते हैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो पूरी की पूरी लैंड्स तुझे किसे देनी पड़ेगी? गांव वालों को। और मैं तुझे उसके बदले क्या दूंगा? मन की शांति, मेंटल सेटिस्फेक्शन। और वो राजा एग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑल दो देर इज नो पेपर एग्रीमेंट्स, राइट, अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई एग्रीमेंट्स नहीं हुआ था वहां पे। वो आज भी लैंड्स किसके नाम पे थी? राजा के नाम पे, है ना। और अल्टीमेट बेटा, बट उसने वचन दिया, एग्रीमेंट किया भगवान से कि मैं ये लैंड्स किसको दे दूंगा? गांव वालों को। एंड गांव वाले रह सकते हैं जब तक वो रहना इसमें चाहते हैं, आज से ये लैंड उनकी हुई। बट बीतते बीतते समय बीता, है ना। और ये राजा के जो आने वाली पीढ़ी थी, उसमें एक पर्सन हुआ, उसने कहा भैया ये लैंड्स पे तो मेरा अधिकार है, क्योंकि ये तो मेरे एंसेस्टर्स की लैंड्स है, और एज पर लॉ दिस लैंड्स बिलोंग्स टू मी, बाई लीगली ही इज करेक्ट। अगर मैं लीगल पॉइंट में थोड़ा सा एथिक्स और मोरालिटी को साइड कर दूं, तो लीगली वो क्या था? सही था, क्योंकि उसके पूर्वजों की जमीन थी। और हमारे पूर्वजों की जमीन पे राइट किसका होता है बेटा? हमारा। लेकिन जितने भी उसके राजा के जितने भी डिसेंड्स आएंगे, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी का राइट किसके पास होगा? उन्हीं के पास होगा, है ना। बोलो भैया। हाँ जी। तो सर बट होता क्या है, अब ये जो सिचुएशन है ना, थोड़ा सा चेंज हो गए देखो। एक तो हो गया बेटा लॉ मेड बाय मैन, एक क्या हो गया बेटा यहाँ पे? लॉ मेड बाय मैन। और एक हो गया एथिक्स एंड मोरालिटी। क्या हो गया बेटा? एथिक्स एंड मोरालिटी, जुबान की वैल्यू, होता ना, द वैल्यू ऑफ वर्ड्स, बोलते हो ना, वैल्यू ऑफ वर्ड्स। जैसे आपने रामायण से सुना होगा एक बात, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राइट। जैसे ये कोट्स बोला जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी जान दे दी थी, बट अपना वचन नहीं तोड़ा था, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्या दिया था बेटा? वचन दिया था कि जब भी तुम दो वर मांगोगे मुझसे, जो मांगोगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो वैसे अगर आप महाभारत का कोट्स देखें, तो वहां पर भी भीष्म पितामह क्या थे बेटा? वचनबद्ध थे अपने साम्राज्य को लेके। समझ रहे हो? तो अच्छा, इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? फालतू में वचन नहीं देना चाहिए किसी को, वो भी अनसर्टेनिटी वाला। समझ रहे हो भाई? पूरा महाभारत का युद्ध हुआ किसकी वजह से? एक वचन के कारण। समझ रहे हो कि मैं वचन देता हूँ आजीवन शादी नहीं करूंगा, और आपके ही बेटे पौत्र राजा राज करेंगे, पाठ करेंगे, जो भी हो, बस मैं हस्तिनापुर का क्या करूंगा? रक्षक बन के रहूंगा। तो उसी वचन के कारण बेटा, क्या पितामह भीष्म अल्टीमेटली मृत्यु को गए, और अपने साथ साथ बहुतों को भी ले गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द वर्ड्स वैल्यू, इसको बोलते हैं मोरालिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मोरालिटी, एथिक्स। तो सर यहाँ पे दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, मोरालिटी और एथिक्स। भाई लॉ के हिसाब से तो तुम ठीक हो, है ना, बट मॉरली यू आर रॉन्ग। तो सर ये जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ थॉट है ना बेटा, ये कहता है कि भैया इस लॉ से ऊपर भी कुछ है, और वो क्या है बेटा? एथिक्स एंड मोरालिटी।
क्या बेटा? एथिक्स एंड मोरालिटी, और बात भी सही है बेटा। देखो अगर समाज में ना ऐसे एथिकल्स या मोरल पीपल्स आ जाए जिनकी कुछ एथिकल्स वैल्यू हो, हमें लॉ की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग? एक कहावत कही जाती है बेटा कि देर वॉज अ टाइम इन इंडिया, कुछ विलेजेस कुछ गांव ऐसे हुआ करते थे जहां पे लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते। समझ रहे हो? मतलब वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनके गेट खुले हुए। दैट मीन्स मतलब उस समय लोग इतने मोरल और एथिकल्स प्रिंसिपल के थे कि वो चोरी डकैती ये सब चीजें नहीं करते। राइट? भले वो भूखे मर रहे होंगे बट वो आपसे चुराएंगे, भले मांग लेंगे आपसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट काइंड ऑफ पीपल्स। बट आज की डेट में ऐसा होगा क्या? नहीं। आज हम कहीं जाते हैं तो कितने 10 ताले लगा के जाते हैं घर में, और 10 बार चेक करते हैं कि खुला तो नहीं है गलती से। क्यों? क्योंकि आज लोगों की मोरालिटी खत्म हो चुकी है, लोगों के अंदर एथिक्स नहीं है, जुबान की वैल्यू खत्म हो चुकी है साहब। आज आपको बहुत से ऐसे कम लोग मिलेंगे बेटा जो अपनी जुबान पे अडिग रहते हैं। अदरवाइज पीपल्स आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट एंड बेनिफिट ओरिएंटेड हो चुके हैं कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन आई गो फॉर इट, भाड़ में जाए मेरी पहचान, मेरा वैल्यू, एथिक्स, मोरालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्कूल ऑफ नेचुरल जो लॉ है बेटा, ये हमसे कहता है कुछ नेचर की ऐसी पावर है जो एथिकल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड है। राइट? वो हमेशा लॉ से क्या होते हैं बेटा? ऊपर होते हैं। तो जब आप लॉ बनाए, यानी कि सरकार को हम गाइड कर रहे हैं, जब आप लॉ बनाए तो इन बातों को क्या करें? कंसिडर करें कि उसमें एथिकल वैल्यूज हो, उसमें मोरालिटीज भी हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फेयरनेस हो, समाज के लिए जस्टिस हो। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप क्या बनाए बेटा? कानून बनाए। या फिर कोर्ट के जजेस जब आप फैसला दे रहे हो तो किस पर आधारित होना चाहिए आपका फैसला? एथिक्स पे, मोरालिटी पे, जस्टिस पे, फेयरनेस पे, इक्वालिटी पे। ठीक है? इसको बोलते हैं क्या बेटा? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। समझे? नहीं आया तुम्हें? पक्का? हाँ जी। तो देखिए सर, कहते हैं नेचुरल स्कूल वन ऑफ द क्या बेटा? ओल्डेस्ट स्कूल है। मतलब स्कूल मतलब थॉट होता है, ठीक है? क्या होता है? ऑफ लीगल थॉट। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल कहते हैं लॉ हमेशा बेस्ड होना चाहिए किस पे बेटा? रीजंस पे। किस पे बेटा? मोरालिटी पे। किस पे बेटा? जस्टिस पे। किस पे बेटा? फेयरनेस पे। ठीक है? तो लॉ इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको बनाना चाहिए। तो ये बिलीव करता है दैट देयर इज सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल है बेटा जो आपके लॉ से कहीं ऊपर है। ठीक है? ऑफ जस्टिस विच आर अबव मैन मेड लॉ। तो जैसे मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बेटा एक मंदिर है, अल्मोड़े में। उनको बोला जाता है वहां के न्याय के देवता, द गॉड ऑफ जस्टिस, बेसिकली उनको बोला जाता है। सपोज मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कोर्ट ने आपको न्याय नहीं दे पाया, क्योंकि कोर्ट तो बेटा, कानून जो है वो तो अंधा होता है, उसको सबूत चाहिए। अब एविडेंस नहीं है आपके पास तो आप केस हार गए। तो केस हारने का मतलब ये नहीं है ना आप गलत हो। इफ यू आर करेक्ट, आप जाइए उस मंदिर में, भगवान से बोल के आइए मुझे न्याय चाहिए, और एक पत्र लिख के आइए वहां। क्या लिख के आइए? और वहां पे आप जाएंगे ना तो बहुत सारे लोगों ने लेटर्स लिखे हैं, दुनिया भर के लेटर्स लिखे हैं। एक उसकी कहानी भी बताता हूँ आपको, हुआ क्या था। एक पर्सन के ऊपर ना चोरी का एलिगेशन लग गया था। क्या लग गया था? चोरी का एलिगेशन, और उसको सजा मिल गई। अब सजा मिलेगी बट वो बेकसूर था। वो चला गया उस मंदिर में, उसने कहा मुझे न्याय चाहिए भगवान, मैंने चोरी तो करी नहीं है। तो कहा जाता है उस समय कि वो जो असली चोर था ना, वो वहां पे नाचते नाचते आया था। होता है ना जब भगवान आते सजे में ऐसे नाच रहे होते हैं इंसान, वैसे नाचते नाचते वहां आया था। और उसने खुद कबूला कि मैंने चोरी करी थी। तो वहां की पुलिस तक, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे भी उत्तराखंड में चीजें हैं, मतलब हमारे इंडिया में, जहां पे हम लॉ से भी बढ़कर कुछ चीजें हैं। क्या है बेटा? लॉ से बढ़कर है। अब यार ऊपर से बता ना, भगवान के आगे थोड़ी होता है ये सब चीजें। कहा जाता है वहां के भगवान देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती है, वो अपने हाथ में चावल रखेंगे यूं करके, और तुमने जो गलती करी होगी 2 मिनट में बता देंगे। समझ रहे हो ना? तो इससे बड़ा और जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? खैर जो भी है, ये समझ में आया आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नेचुरल स्कूल ऑफ क्या है बेटा? लॉ है, जो आपके मैन मेड लॉ से भी क्या है बेटा? ऊपर है। तो आप जब भी लॉ बनाए उन बातों को ध्यान में रखकर बनाए। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग पर्सन ने, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जरा लिखे प्लीज। इंपॉर्टेंट jurist एंड डेफिनेशन।
तो सबसे पहला है उल्पियन। तो इन्होंने कहा लॉ इज द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग लॉ टीच व्हाट इज फेयर, जस्ट एंड मोरली राइट। ठीक है बेटा। तो एक पर्सन थे, क्या नाम है इनका, उल्पियन। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया लॉ का, जूरिस सिचुएशंस का। कहते हैं लॉ इज क्या बेटा, क्या है ये, आर्ट है या फिर साइंस ऑफ वर्ड, इक्विटेबल और गुड्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ टीचेस व्हाट इज क्या बेटा, फेयर। मतलब लॉ हमें सिखाता है क्या सही है, क्या जस्ट, जस्ट मतलब न्यायिक क्या है, और मॉरलिटी राइट्स क्या है, दैट इज बेसिकली क्या बेटा फ्री। ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं पे एक लॉ बना हुआ है कि बेसिकली, एक्सेप्ट, ठीक है, सिचुएशन क्या बेटा, जैसे मान लो कहीं पे ना लॉ है सोसाइटी में कि आप कोई भी जो टबैको सब्सटेंसेस है उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये मॉरली सही है? ऑफ कोर्स। भाई टबैको कंजम्पशन से तो आपका नुकसान ही है ना। हाँ, तो हम एक तरीके से टबैको को बैन करके उसमें लीगल सिचुएशंस लगा के हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक फेयरनेस, एक जस्टिस एंड मोरली सर्व कर रहे हैं। तो यही है बेटा क्या, लॉ एज पर ओलपीएम। तो इन्होंने भी क्या स्कूल ऑफ नेचुरल थॉट से ही इसको अंडरस्टैंड करवाया है कि बेसिकली लॉ क्या है बेटा। लॉ हमें सिखाता है क्या सही है, क्या न्यायिक है और क्या मॉरल। समझ में आया? बोलो बेटे। या सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। एक और पर्सन ने बताया हमें, का नाम है जस्टिनियन डाइजेस्ट। कहते हैं लॉ इज द स्टैंडर्ड of what is just and unjust। मतलब ये कह रहा है लॉ बेटा हमें डिफरेंस बताता है। क्या बताता है बेटा? डिफरेंस बताता है बिटवीन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। मतलब क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच के डिफरेंस हम किससे पता लगा सकते हैं बेटा? लॉ से। किससे बेटा? लॉ से। ठीक है। ये लिखा आप लोगों ने? ठीक है। तो भैया इन्होंने बोला लॉ इज क्या बेटा, एक स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है क्या जस्ट है, क्या सही है और क्या अनजस्ट है, दैट इज गलत है। ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता लगाता है किसके थ्रू बेटा? लॉ के थ्रू। हालांकि बेटा ये ना हर बार नहीं होता ऐसा। कम कुछ सिचुएशंस में लॉ भी जस्ट और अनजस्ट को डिफाइन नहीं कर सकता। राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। जैसे जनरली बेटा हम डिस्क्रिमिनेशन हमें सोसाइटी में करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन।
नहीं करना चाहिए, है ना। बट देयर इज सर्टेन लॉस जो समाज में क्या करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बट वो सर्कमटेंशियल है, क्या है बेटा, बट उनकी वजह से कुछ तो समाज में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सम टाइम कुछ ऐसे लॉ बन जाते हैं बेटा, जो जैसे मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया में आपने सुना होगा डाउरी, दहेज, राइट। देखो भाई, दहेज ऑब्वियस सी बात है, दहेज इज नॉट गुड, राइट। बट आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% केसेस जो डाइवोर्स के हैं, सॉरी डाउरी के हैं, वो फेक है। मतलब मोस्ट ऑफ गर्ल्स ने जो केसेस किए हुए हैं डाइवोर्स के, सॉरी डाइवोर्स कर रहा हूँ यार, डाउरी के, वो क्या है बेटा, फेक है। मतलब जनरली जिनके साथ प्रॉब्लम है वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और बाकी लोग उन लॉ का क्या कर रहे हैं बेटा, गलत फायदा उठा रहे हैं। तो भाई यहाँ तो लॉ एज ए टूल बन गया ना। लॉ क्या बन गया, एज ए टूल, एज अ वेपन, जो हम उसको ऐसे यूज कर रहे हैं। बोलो जी। हाँ जी। तो ये समाज के ना नेगेटिविटीज होती है समटाइम जब लॉ अनजस्ट सर्व करता है। ठीक है। क्या होता है जब लॉ डोमिनेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वो डेफिनेटली उस लॉ का क्या करेगा, मिस यूज करेगा। क्या करेगा बेटा, मिस यूज करेगा। होता है, बहुत सारा मिस यूज होता है बेटा लॉ का, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। राइट, समझ में आए। अच्छा जी। अब यहाँ पे ना दो सिचुएशंस हैं नेचुरल स्कूल के, लिखो जरा। अगर मैं नेचुरल स्कूल्स की बात करूं बच्चे, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की, तो यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, तो उसके मेरिट्स क्या है और एक इसका क्रिटिसिज्म क्या है। यू नो अबाउट क्रिटिसिज्म, जब कुछ चीज हमें गलत लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। क्रिटिसिज्म, सबसे पहला ये कनेक्ट करता है जी लॉ विद मोरालिटी के साथ एंड जस्टिस के साथ। प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को एंड प्रमोट करता है फेयरनेस को। एंड क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं, तो कहते हैं जस्टिस में डेफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डन। हाँ जी। अच्छा, जब भी ना कोर्ट में कोई डिसीजन लिया जाता ना, तो मोस्टली टाइम जजेस भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही अडॉप्ट करते हैं। मतलब वही मोरालिटी, फेयरनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, एक मिनट सुनना है, क्या लिखा हुआ है, इसके फायदे क्या है, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट्स, एंड दूसरा क्या लिखा बेटा, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। क्लियर है सर। ऑब्वियस सी बात है, फायदा यह है कि लॉ कनेक्ट है किससे बेटा, मोरालिटी और जस्टिस के साथ, है न्याय से और मोरल वैल्यूज के साथ कनेक्टेड है। दूसरा क्या था सर, प्रोटेक्ट करता है किसको, ह्यूमन राइट्स को। एंड ऑफ कोर्स प्रमोट करता है किसे बेटा, फेयरनेस को, मतलब सभी के साथ इक्वल बिहेवियर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इसके क्या है बेटा, कुछ फायदे हैं जो कि अभी अपने डेफिनेशन में भी पढ़े हुए, राइट। बट देयर आर सर्टन क्रिटिसिज्म, भाई इस दुनिया में ऐसा कोई थॉट नहीं है जिसकी क्रिटिसिज्म नहीं है। एवरी थॉट हैज अ क्रिटिसिज्म। क्योंकि देखो, हर ह्यूमन का सोचने का नजरिया क्या होता है बेटा, अलग अलग। मैं हो सकता है मैं पॉजिटिव माइंड सेट से सोच रहा हूँ, बट मैंने उसका अदर साइड नहीं देखा,
सामने वाला पर्सन उसके अदर साइड के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे रहा हो, राइट? सो देर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ह्यूमंस आर ऑलवेज थिंक विद डिफरेंट माइंडसेट। तो कहते हैं जस्टिस में क्या बेटा, डेफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कह रहा है भैया आप किस जस्टिस की बात कर रहे हैं? लोगों के लिए जस्टिस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कोर्ट के कुछ डिसीजंस आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक डिसीजन जो राम मंदिर के ऊपर लिया गया, क्लियर है? राइट, जैसे वहां पे ना दो पक्ष थे, हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है? तो जब उस पर डिसीजन लिया गया, भाई वो डिसीजन किसी के भी अगेंस्ट आता, तो क्या उसके लिए तो वो अनजस्टिस ही होता, क्योंकि दोनों के अपने बिलीफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया वहां पे क्या आपका मोरालिटी काम करेगा? नहीं सर, वहां पे मोरालिटी काम नहीं करे, क्योंकि आपने वहां पे फैसला किसी भी साइड लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू पक्ष के लिए फैसला आ गया राम मंदिर का, तो डेफिनेटली वहां पे जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, बोले यार हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। तो समाज में जो जस्टिस है ना, वो सबके लिए क्या है बेटा, अलग अलग है। हर किसी का जस्टिस ऑफ पॉइंट ऑफ माइंड सेट क्या है बेटा, अलग अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन सर, कि हर व्यक्ति के लिए जस्टिस सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो उनका माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपका ये सिचुएशन एग्जीक्यूट। भाई ऑब्वियस बात है, जिसके लिए अगर मान लो मेरे लिए वो जस्टिस है, तो हो सकता है ना किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके साथ अनजस्ट हुआ है, उसके लिए वो पॉइंट क्या है बेटा, जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में डाइवर्सिटी ऑफ क्या है बेटा, पर्सन, हर किसी के थॉट प्रोसेस क्या है, अलग है। हर किसी का रिलीजियस बिलीफ क्या है, अलग है। तो रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग हर किसी का जो जस्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो इसलिए बेटा हम ऐसे नहीं आंक सकते हैं कि हम हर व्यक्ति को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। क्लियर है? फिर कहते हैं डिफिकल्ट है ये डिफाइन करना कि कौन सी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करें। अब मुझे अगेन एक बात बताओ बेटा, जैसे वर्ल्ड में बेटा रिलीजन्स है, क्या है बेटा, रिलीजन्स है, और हर हर किसी के बिलीफ्स क्या है, अलग है। हर किसी के रिचुअल्स क्या है, अलग है। हर किसी के लिए एथिक्स क्या है, अलग है। जैसे मान लो कहीं पे एनिमल सेक्रीफाइस पाप माना जाता है, और कहीं पे एनिमल सेक्रीफाइस एक रिचुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम बताओ मॉरलिटी कहाँ पे है, कैसे डिफाइन करोगे मॉरलिटी की, कौन सही है और कौन गलत है? वी कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ बिलीफ ऑफ डिफरेंट फेस। आर यू गेटिंग अ? तो ये दो क्रिटिसिज्म है, कहता भैया पहला तो पर्सन टू पर्सन आपका जस्टिस क्या हो जाता है, बदल जाता है। और दूसरा, आप एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे डिफाइन करोगे क्या सही है और क्या गलत है, क्यों आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के बिलीफ सिस्टम क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। और जब बिलीफ, ऑब्वियस बात है ना, मैं जिस बिलीफ को मानता हूँ मेरे लिए वो सही है, सामने वाला जिस बिलीफ को कंसिडर कर रहा है उसके लिए वो सही है। एक कॉमन थॉट तो नहीं बन सकता, एक कॉमन एथिक्स नहीं हो सकता, एक कॉमन मोरालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जब समाज डाइवर्सिफाई होता है तो हर किसी के बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आया? और जब आपके बिलीफ सिस्टम अलग हो गए, फिर नेचुरल प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ये है क्रिटिसिज्म, ये है इसके मैरिट्स। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। बोलो बच्चों। चलिए, तो पहला हमारा थॉट कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब आता है सर दूसरा। अच्छा, तुम्हारे समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है, टफ टफ सा लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? अबे हाँ ना, तो बोला करो, मुझे तो पता लगे, मुंह से बोलो ना लायक। मतलब ऐसा था ना, बोले यार पहली बार पढ़ रहे हैं, ऊपर से जाना चिड़िया सी उड़ रही है सर। ऐसा तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, पता है आपको, बहुत स्लो। एक बार तुम फ्लो में आ जाओगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो बच्चा बाद में ज्वाइन करेगा ना क्लासेस, उसने बहुत कुछ लॉस कर दिया। और रिकॉर्डिंग लेक्चर से बेटा हम क्या ही पढ़ते हैं हमें पता है। रिकॉर्डिंग्स आर फॉर रिविजन ओनली, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। दुनिया कितनी ही डेवलप क्यों ना हो जाए, ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास का क्या नहीं बन सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, मतलब ही नहीं बनता। राइट? क्योंकि भैया ऑनलाइन क्लासेस में ना, आप स्टूडेंट्स को पूरा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पूरा एक वो कहते हैं ना वो, अटेंटिवली कंसंट्रेशन से चीजें देखनी पड़ेगी, देख सकते हैं क्या? अच्छा, ज्यादा कंसंट्रेशन भी नुकसान है। यस, अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन से किसी चीज को देखोगे ना, तो वहां पर भी तुम्हारा माइंड सेट क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बेटा जो मैं आप रिकॉर्डिंग आपको जिन बच्चों को प्रोवाइड करूंगा ना, वो बेनिफिशियल नहीं होगी। हाँ, ठीक है। एक वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ सही। समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ अगर मिल जाए तो ठीक है। तो वो रहेगा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का सिचुएशन, अदरवाइज क्या ही बोले। डाउट है। और दोस्ती वोस्ती कर लो एक दूसरे से भाई, है ना? एक दूसरे के बारे में जान लो, कौन हो आप। क्योंकि यही है तुम्हारे दोस्त अब आने वाले टाइम के लिए। क्या पता फ्यूचर के लिए भी दोस्त बन सकते। समझा? साथ में प्रैक्टिस करेंगे सर, साथ में जॉब करेंगे, बच्चे बड़े सपने देख लेते हैं, है ना? चलिए। ओके। तो अच्छा, ये ना बड़ा स्ट्रिक्टली लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरी तरह से मोरालिटी को डिनाई कर देता है, कहता भाड़ में जाए मोरालिटी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल यूपी में एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बीजेपी, और वहां आते हैं योगी जी। कौन आते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बनाया जाता जो मोरालिटी पर बेस्ड होता, क्या वहां से क्रिमिनल एक्टिविटी खत्म कर सकते थे? नहीं सर। वहां पे तो आपको ऐसा लॉ बनाना पड़ा जो बिल्कुल खतरनाक एनफोर्स किया जाए। और किया ना। बुलडोजर एक्शन किसी लॉ में थोड़ी है यार। और मोरालिटी देखा जाए तो गलत है। अगर आप मोरली देखोगे कि किसी का घर तोड़ना, जिस बंदे ने, ठीक है, उसके किसी फैमिली मेंबर ने क्राइम कर दिया है, उसको सजा मिल जाए लॉ के हिसाब से, उसको जेल में डाल दिया जाए, बट उसका घर ही तोड़ दिया। यस। तो वहां पे क्या कहीं ना कहीं मोरालिटी में वो गलत लग रहा है। यस। मोरली तो चीजें क्या लगेंगी हमें। इवन पता है आपको, बताऊं एक बात, अगर कोई क्रिमिनल है ना, ठीक है, हम लोग देखो ह्यूमंस का नेचर क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, उस समय जब हमें पता लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा। क्या आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। बट कुछ टाइम के बाद जब उसको फांसी दी जा रही होगी ना, तो हम कहीं ना कहीं अंदर से क्या होंगे यार, चलो छोड़ ही दो यार इसको। राइट? क्योंकि ह्यूमंस का माइंड ना किसी को मारना अलाउ नहीं करता है। वो हमारा एक होता है, एक हमारा जो एक क्या कहते हैं उसको, जो भावनात्मकता चीजें हैं ना वो बाहर आती है, और वो हर किसी पे दया करती है। क्या करती है बेटा? दया। तो मोरालिटी तो हमारे दैट इज है ही। बट सम टाइम मोरालिटी काम नहीं करती है। अगर समाज में आपको कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं तो मोरालिटी को साइड में रखना होता है, और एक स्ट्रिक्ट लॉ आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। वही है बेटा क्या, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशंस ऑफ लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिक्स तो समझ आ गया होगा ना? चलो अब लिखो उसके बारे में फटाफट से। कहते हैं सर, ये जो कॉन्सेप्ट है कंसीडर करता है लॉ एज रूल मेड बाय द सोवरेन और पॉलिटिकल अथॉरिटी। इट सेपरेट लॉ फ्रॉम मोरालिटी and focuses on command, authority, and enforcement। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल a rule is law because it is made by state।
लिखा दोस्तों। हेलो। नहीं बोलोगे? एटीट्यूड। कुछ नहीं रखा बेटा एटीट्यूड। हाँ जी। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। अच्छा, इस लॉ की हमें क्यों जरूरत पड़ती वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी विद रीजनिंग एंड ऑल। कहते हैं ये कंसिडर करता है जो लॉ है ना, वो एज ए क्या है, रूल मेड बाय सॉवरेन, मतलब फ्रीडम। सॉवरेन का मतलब होता है जो फ्रीडम है, क्या बेटा, फ्रीडम है, सॉवरेन राइट एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब ये ऐसी अथॉरिटी जो लॉ बनाने के लिए उसको पावर दी गई है और फ्रीडम टू मेक लॉज है, दैट इज कॉल्ड लॉ। ठीक है। कहते हैं ये सेपरेट करता है लॉ को किससे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ मोरालिटी, यहां पर मोरालिटी कोई वैल्यू नहीं है। एंड फोकस करता है किस पे बेटा, कमांड देने पे, किस पे बेटा, अथॉरिटीज पे, किस पे बेटा, एनफोर्समेंट पे। अच्छा मुझे बताओ, आर्मी, क्या आर्मी कभी मोरालिटी को कंसिडर करती है? नहीं सर। आर्मी को बस एक ही चीज पता होता है भैया, हाउ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, हमें सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, और कैसे जो एंटी नेशन एलिमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्मी। तो आर्मी कभी मोरालिटी पे काम नहीं कर सकती भैया। अगर आर्मी मोरालिटी पे काम करेगी तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लॉज चाहिए होते हैं जो स्ट्रिक्टिंग नेचर हो, क्या बेटा, स्ट्रिक्टिंग नेचर हो। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, टैक्सेस क्या नहीं है? यस। एक बार बताओ, हम सरकार को क्या पे करते हैं? यार कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, सरकार हमारे इनकम का कुछ हिस्सा क्या कर लेती है, और नहीं तो हम पे पेनल्टी लगा देती है, जेल भेज देती है, भेजती है ना। तो टैक्सेशन में जितने भी लॉज है बेटा, क्या वो मोरल बेस्ड है? नहीं बेटा, वो किस पर बेस्ड है, पॉजिटिव के बेसिस पे हम। ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लॉ का वो रूप है बेटा जो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या बेटा, बहुत स्ट्रिक्ट है, और मानना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो लॉ, लोग टैक्स पे ही नहीं करेंगे। अरे गेटिंग पॉइंट को देखो जरा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, कहते हैं रूल इज लॉ, रूल मतलब क्या है बेटा, लॉ है। लॉ इसलिए है बिकॉज इट इज मेड बाय स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स को बनाया है, और वो इसीलिए क्या है बेटा, लॉ। समझे? वरना समाज में रूल्स तो बहुत सारे हैं ना यार, हर रूल्स को फॉलो थोड़ी करते हैं। बोलो, नहीं बोलो? समझ रहे हो, रूल्स तो बहुत सारे हैं भाई, हमारे अपने खुद के नियम होंगे दुनिया भर के, राइट। बट वो नियम सरकार ने बनाया क्या? नहीं, वो हमने खुद ने बनाया, सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, बट वो लॉ नहीं है। तो रूल्स लॉ तभी है जब वो किसने बनाया बेटा, सरकार ने बनाया। किसने बनाया बेटा? अच्छा, अब इसमें ना कुछ ओपिनियंस हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, ये समझ आया, क्या समझ आया, क्या है टॉपिक, क्या है, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। और ये क्या कहता है, लॉ क्या होना चाहिए बेटा, मोरालिटी से अलग होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर होना चाहिए, कमांड पर बेस्ड हो, अथॉरिटी पे बेस्ड हो, एनफोर्समेंट पे बेस्ड हो। अच्छा, लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन आया था ना भारत में, तो जब लॉकडाउन के समय क्या भारत सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी? हाँ, पुलिस जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लोगों के साथ बिहेव कर रही थी। यस, जरूरी था ना। अगर नहीं होते स्ट्रिक्टली चीजें इम्प्लीमेंट तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती, है ना। तो सम टाइम जैसे इमरजेंसी लगती है, कभी भी जब वॉर वगैरह सिचुएशंस हो गए तो गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है बेटा, तो इमरजेंसी के समय आर्मी रूल आ जाता है। और आर्मी रूल मोरालिटी पर बेस्ड थोड़ी होता है बेटा, प्रेसिडेंट रूल चलता है, और उस समय आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं, राइट। उस समय जो सरकार कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। वहां पर फिर आप नहीं बोल सकते कि हम तो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेंगे, नहीं बेटा, वहां पे सिर्फ सरकार के लॉ चलेंगे, जो सरकार ने बोला वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझे? दिस इज बेसिकली इमरजेंसी रूल्स, हेल्थ जो भी है। अब जरा लिखो ऑस्टिन डेफिनेशन। क्या बच्चे? ऑस्टिन्स डेफिनेशन। सो ऑस्टिन्स क्या कहते हैं, लिखो बेटा। कहते हैं लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर सोवरन
मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हाँ जी बेटा, लिखा आपने? हेलो। तो क्या लिखा बेटा? लॉ इज क्या लिखा बेटा? एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन, जो क्या बेटा पॉलिटिकली सुपीरियर है, और क्या बेटा सोवरेन है, मतलब फ्री है टू मेक लॉस। ठीक है, कहते हैं टू मैन एज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, मीनिंग क्या है बेटा? लॉ क्या है बेटा? कमांड है ऑफ ए सॉवरेन गिवन टू सब्जेक्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, किसी सब्जेक्ट पे जब हम क्या दे रहे हैं, कमांड इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं बेटा? कमांड इशू कर रहे हैं, तो दैट कमांड बेसिकली क्या? लॉ। और कमांड में बेटा आप चीजों को एग्जीक्यूट करवा के ही क्या करेंगे बेटा? मानेंगे। तो वहां पर बेटा मोरालिटी एंड एथिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर मैंने कमांड दिया है तो यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं, समझे? अब जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है, ये तीन एलिमेंट्स पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा? कहते हैं थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो भैया देखो, इन्होंने उनके जो लॉ के डेफिनेशन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कमांड, दूसरा ड्यूटी, और तीसरा है बच्चों सैंक्शन। कमांड का मतलब हुआ डायरेक्शन गिवन बाय सॉवरेन, डायरेक्शन गिवन बाय सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब अ पर्सन हु हैज पावर टू मेक लॉज। ठीक है, जैसे भारत की सरकार क्या है बेटा? चुनी हुई सरकार है जिसको पावर दी गई है, दैट इज सॉवरेन गवर्नमेंट। क्या बेटा? ड्यूटी मतलब हो गया ऑब्लिगेशन है टू ओबे, मतलब भैया आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप लॉस का पालन नहीं करते हैं, उसको ओबे नहीं करते हैं, देन ऑफ कोर्स पनिशमेंट फॉर डिसओबियंस। अगर आप इसका डिसओबीडियंस करते हैं, मतलब नहीं फॉलो करते हैं, तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा बेटा? पेनल्टीज। क्या फेस करना पड़ेगा बच्चे? पेनल्टीज। समझ में आ रहा है तुम्हारे? नहीं आ रहा? तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे हम टैक्स लॉस का। तो भारत में जो टैक्स लॉज हैं वो जनरली बेटा किस पर आधारित है बेटा? पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ पर आधारित है, जहां पर बेटा आपको गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स पे करना है तो फिर पे करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट में फंस रहे हैं तो सरकार ने आपको क्या दी? कमांड। क्या दी बेटा? कमांड। एंड दिस इज योर ड्यूटी टू ओबे दिस, राइट? अगर आप नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स आपके ऊपर क्या लगेगी बेटा? पनिशमेंट, इनकी पेनल्टी वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी। समझ गए? पक्का? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, बाकी के जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को